आप सभी लोगों को एक बार पुनः मेरी और डॉक्टर उषा आलोक दुबे की तरफ से प्रणाम और आप सभी का स्वागत। जैसा कि ये श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला में लगातार हम लोग किसी न किसी ऐसी प्रतिभा को, जो कि संगीत की दुनिया में जिन्होंने अपना नाम कमाया, अपने संघर्षों से उन्होंने नई ऊंचाई प्राप्त की, उनके बारे में हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सिद्धेश्वरी देवी की। सिद्धेश्वरी देवी सिद्धि के शिखर पर। डॉक्टर मनीष कुमार मिश्र, डॉक्टर उषा आलोक दुबे। सिद्धेश्वरी देवी का जन्म 8 अगस्त सन 1908 को बनारस के एक जाने माने संगीत परिवार में हुआ। आपके पिता श्री श्यामू मिश्रा, कहीं कहीं श्याम मिश्रा भी है, एवं माता का नाम श्यामा देवी था। आपके परनाना बद्री राय काशी नरेश चेत सिंह बलवंत सिंह के दरबार में तबला बजाते थे। आपकी नानी मैना देवी बनारस की जानी मानी तवायफ एवं श्रेष्ठ गायिका थी, जो काशी नरेश के दरबार से जुड़ी हुई थी। मैना देवी के पहले भी इनके परिवार की स्त्रियां जो है वहां से जुड़ी रही। कुछ नाम उस संदर्भ में मिलते हैं, लेकिन सबसे ऑथेंटिक नाम जो मिलता है वो मैना देवी मिलता है। उसके पहले की स्त्रियां गायन में थी, वो नाचती तो थी, लेकिन वो दरबार से जुड़ी थी ही नहीं, उस पर थोड़ी शंका थी, इसलिए हम लोगों ने वो नाम नहीं लिया। विद्याधरी बाई भी आपके परिवार से ही जुड़ी हुई थी। मैना देवी और विद्याधरी सगी बहनें थी। कुछ स्थानों पर संदर्भ मिलते हैं कि महाराजा साहब से आपके परिवार को जमीन भी दान में मिली थी, जहां आपके परिवार के लोग आज भी रहते हैं। मेरा अनुमान है कि यह जमीन चंदौली के जसूरी गांव की ही थी, जहां विद्याधरी बाई अपने भाई और भतीजे के परिवार के साथ सन 1935-40 के बाद रहती थी। अमृतलाल नागर जी सिद्धेश्वरी देवी के साथ इसी गांव में विद्याधरी बाई से मिलने गए थे। जब विद्याधरी बाई का हम लोगों ने की प्रस्तुति की थी, उस समय हमने इसकी विस्तार से चर्चा भी की थी। अपनी किताब ये कोठेवालिया में उन्होंने विस्तार से इस मुलाकात की चर्चा भी की है। लेकिन इस बीच अदिति देसाई का एक लेख हमें पढ़ने को मिला, जिसमें वो लिखती हैं कि उस लेख का शीर्षक है सिद्धेश्वरी देवी द क्वीन ऑफ ठुमरी। में अदिति देसाई लिखती हैं, few miles from Banaras there is a village called Travan या Travan, which appears to be like any other Thakur Brahmin village of that region, but there is a difference. This village had a few families belonging to the Gandharva Jati, a group whose traditional occupation was music and its allied arts. Amongst Gandharvas, it was the men who went out to perform while the women stayed behind. However, there came a time when the talented women in the group also wanted to come out and perform. Some of the brave ones did, but only at the cost of their reputation. One of the first women to leave the village was मैना देवी। ये वही मैना देवी हैं जिनका जिक्र हमने किया कि ये सिद्धेश्वरी जी की नानी थी रिश्ते में, और ये और विद्याधरी बाई सगी बहनें थी। लेकिन यहाँ पे मूल बात जो थी, जो जसूरी गांव के संदर्भ में जो मैंने ऊपर कही, उससे कंट्रास्ट होते हुए दिखाई दे रही है कि ये जो गांव है त्रावण, यहाँ पे ये लोग बसे थे, तो निश्चित तौर पे काशी नरेश की अनुमति से ही बसे होंगे। तो मन में आशंका हुई कि कहीं ये वो जगह तो नहीं थी जहाँ पे इनको बसने के लिए कुछ जमीन जो है काशी नरेश ने दी हो। लेकिन दूसरी तरफ भी देखें, जब वो ये कहते हैं कि वहां पे इनके परिवार के लोग आज भी रहते हैं, तो वो संदर्भ तो हमें जसूरी गांव का मिलता है, जो हमने पिछली बार भी जब विद्याधरी बाई के बारे में प्रस्तुति की और हमने देखा कि 1930-35 के बाद वो जसूरी चली जाती हैं, जहाँ पे उनका उस जमाने में 2-3 तल्ले का मकान है, बाग बगीचा है, जहाँ वो अपने भाई और भतीजों के साथ रहती हैं, गांव के बच्चों को जो है संगीत की शिक्षा भी देती हैं। तो उन सब बातों को देख के ये लगता है कि नहीं, वो जमीन जो है वो जसूरी गांव की रही हो। लेकिन चूंकि अब प्रामाणिकता संदिग्ध हो गई, क्योंकि 2 गांव के नाम आ गए और हमारे पास कोई ऐसे प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है कि जिसके आधार पे हम कोई बात कह सकें, तो हमने ये अंत में निर्णय लिया कि इन्हीं दोनों गांवों में से कहीं वो जमीन रही होगी। लेकिन ज्यादा संभावना है कि वो गांव
जसूरी गांव चंदौली जिले का रहा। मैना देवी की 2 बेटियां थीं, बड़ी बेटी राजेश्वरी देवी और छोटी बेटी श्यामा देवी। राजेश्वरी देवी सिद्धेश्वरी की मौसी थी। राजेश्वरी देवी सिद्धेश्वरी की मौसी थी। सिद्धेश्वरी की नानी मैना देवी और मौसी राजेश्वरी देवी काशी नरेश के दरबार में सम्मानित गायिकाएं थीं। इनके परिवार पर काशी नरेश की विशेष कृपा थी। सिद्धेश्वरी जब 1.5-2 साल की थी तभी जब 1.5-2 साल की थी तभी इनकी माता का देहांत हो जाता है। इनके परिवार पर काशी नरेश की विशेष कृपा थी। जब ये 1.5-2 साल की थी तभी इनकी मां श्यामा देवी का निधन हो गया। इसके बाद इनका पालन पोषण मौसी राजेश्वरी देवी ने किया। सिद्धेश्वरी देवी ने बचपन का नाम गोगो या गोना था। कुछ जगह ये भी नाम मिलते हैं। बनारस के जाने माने ज्योतिषी पंडित महादेव प्रसाद मिश्र उर्फ बच्चा पंडित ने छोटी गोगो गोना की जन्मपत्री देखकर सिद्धेश्वरी यह नाम दिया था। सिद्धेश्वरी जब 6-7 वर्ष की थी तभी उनके पिता श्री श्यामू मिश्र का भी देहांत हो गया। बिना माँ बाप की यह बच्ची अब पूरी तरह मौसी राजेश्वरी पर आश्रित हो गई थी, उनके ऊपर निर्भर हो गई थी। मौसी राजेश्वरी का व्यवहार सिद्धेश्वरी के प्रति हमेशा से कठोर रहा। सिद्धेश्वरी को कठोर अनुशासन में रखा जाता। वे घर के सारे कामकाज सिद्धेश्वरी से कराती, जो कि तवायफों की परंपरा से विपरीत ही था। तवायफों की बेटियां बचपन से घरेलू कामकाज नहीं बल्कि संगीत की शिक्षा लेती थी। उनका अधिकांश समय रियाज में बीतता था। चूल्हा चौका उनकी प्राथमिकता कभी नहीं थी। कहा भी जाता था कि तवायफों का चूल्हा कभी गर्म नहीं होता। लेकिन सिद्धेश्वरी को संगीत की शिक्षा दिलाने की कोई जरूरत मौसी राजेश्वरी ने नहीं समझा। मौसी का ऐसा सौतेला व्यवहार सिद्धेश्वरी देवी चुपचाप सहन करती रही। अपनी तरफ से राजेश्वरी बाई ने सिद्धेश्वरी की तालीम के लिए कोई पहल नहीं की। राजेश्वरी देवी का मकान आगा फाटक के पास कहीं पर था। इनके मकान के आसपास ही धनेसरा और भंटाबाई के कोठे थे। वो भी उस समय की जानी मानी तवायफें थी। राजेश्वरी ने अपनी सगी बेटी कमलेश्वरी को संगीत सिखाने के लिए प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी महाराज को नियुक्त किया। सियाजी महाराज पंडित श्यामाचरण मिश्र के पुत्र थे। सियाजी महाराज की उंगलियां इतनी संवेदनशील थी कि लोग कहते कि उनकी उंगलियों में आंख लगी हुई है। कई बार बताते हैं कि सारंगी बजाते हुए उनकी उंगलियों से खून भी निकल आता। जब सियाजी महाराज कमलेश्वरी को सिखाने आते तो सिद्धेश्वरी भी उन्हें ध्यान से सुनती और सीखने का प्रयास करती। ग्रामोफोन पर गौहरजान जैसी गायिकाओं को सुनते हुए उनके जैसे गाने का प्रयास भी सिद्धेश्वरी करती। छोटी सिद्धेश्वरी की ऐसी लगन देखकर सियाजी महाराज स्वयं उसे भी सिखाने का प्रस्ताव राजेश्वरी को देते हैं, जिसे थोड़े नानुकुर के बाद राजेश्वरी स्वीकार कर लेती। इस तरह सियाजी महाराज के द्वारा विधिवत सिद्धेश्वरी की शिक्षा का आरंभ होता है। सियाजी महाराज की अपनी कोई संतान नहीं थी, अतः वे सिद्धेश्वरी पर विशेष स्नेह रखते थे। सिद्धेश्वरी देवी ने भी आजीवन अपने गुरु परिवार के भरण पोषण का पूरा ध्यान रखा। सिद्धेश्वरी को किसी बड़े दरबार में प्रस्तुति देने में थोड़ा समय लगा। दरअसल इसके लिए कारण बताते हैं कि उनकी मौसी जो है खुद उनको ये अवसर नहीं दिलाना चाह रही थी और वो चाह रही थी कि उनकी जो खानदानी रवायत पहले से रही है कि शादी ब्याह और मंदिरों इत्यादि में वो इस तरह से ही प्रस्तुतियां देते रहे। इसके पीछे एक बड़ी मानसिकता राजेश्वरी की ये भी थी कि वो अपनी गद्दी जो है अपनी बेटी कमलेश्वरी के लिए सुरक्षित रखना चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि उसके लिए कोई चुनौती कहीं और से खड़ी। लेकिन आगे चलकर इसी तरह के व्यवहार के कारण किसी बात पर सिद्धेश्वरी और उनकी मौसी राजेश्वरी के बीच अनबन हो जाती है और राजेश्वरी अपने भाई अमरनाथ के साथ सिद्धेश्वरी को भी घर से निकाल देती। अब मामा भांजी के लिए ये दिन कष्ट भरे हो गए क्योंकि उनके पास कोई सहारा नहीं था। घर से निकालने के संदर्भ में कहीं उनके किसी प्रेम प्रसंग का तो कहीं मौसी द्वारा स्वीकृत किसी संरक्षक को नाराज करने की बात कही जाती है, लेकिन इन बातों पर अधिक चर्चा नहीं मिलती। वैसे भी जब हम एक संगीत साधिका के रूप में सिद्धेश्वरी देवी को याद कर रहे हैं तो ऐसी बातें हमारे लिए कोई खास अर्थ भी नहीं रखती। सिद्धेश्वरी देवी मंदिरों, जन्मोत्सव, शादी ब्याह इत्यादि में
गायन की प्रस्तुतियां देते हुए अपनी आजीविका भी चला रही थी और धीरे धीरे उनकी गायकी की चर्चा भी रसिक गुणीजनों के बीच होने लगी। इसी बीच सियाजी महाराज के प्रयासों से सिद्धेश्वरी देवी को मध्य प्रदेश के सरगुजा रियासत में अपनी पहली दरबारी प्रस्तुति देने का अवसर मिला। इस समय उनकी उम्र लगभग 17 वर्ष की थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि इस महफिल में प्रस्तुति देने के लिए उनके पास सलीके का पेशवाज भी नहीं था। पेशवाज अर्थात वह पहनावा जो गायिकाएं नृत्यांगनाएं दरबारों में प्रस्तुति के समय पहनती थी। ऐसे में जब वो विद्याधरी बाई के पास पहुंची और अपनी दुविधा बताई तो विद्याधरी बाई ने उन्हें सीने से लगा लिया। एक माँ की तरह उन पर ममता लुटाई और अपना पेशवाज उन्हें दिया। पेशवाज बड़े घेरे वाला घाघरा होता है जिस पर जरी का सुंदर काम रहता है। सिद्धेश्वरी देवी ने सरगोजा रियासत में अपनी पहली दरबारी प्रस्तुति दी और महफिल लूट ली। कलकत्ता में लाला बाबू खन्ना द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस में जब सिद्धेश्वरी देवी ने गायन प्रस्तुत किया तो पंडित ओमकार नाथ ने उनके लिए स्वर्ण पदक की घोषणा कर दी। उसके बाद फिर कभी सिद्धेश्वरी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ख्याल, भजन, टप्पा, ठुमरी, दादरा, होरी, चैती इत्यादि की निपुण गायिका के रूप में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बड़ी बड़ी रियासतों में आप आमंत्रित की जाने लगी। बनारस में सिद्धेश्वरी देवी अपने मामा अमरनाथ के साथ विश्वनाथ गली के निकट चित्रा टॉकीज के सामने रहती थी। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार जयशंकर प्रसाद आपके पड़ोस में रहते थे। हम जानते हैं वो सुमनी साहू परिवार से थे। जयशंकर प्रसाद सिद्धेश्वरी देवी के प्रति विशेष स्नेह रखते थे। जयशंकर प्रसाद का आरंभिक काव्य संग्रह कानन कुसुम और मलिन कविता की प्रेरणा सिद्धेश्वरी देवी को ही माना जाता है। सिद्धेश्वरी बाई उर्दू, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी की अच्छी जानकार थी। आप कई भारतीय भाषाओं में गीत प्रस्तुत करने में भी निपुण थी। बाद में आपने अपना मकान बदलकर कबीर चौरा में डीएवी कॉलेज के दूसरे फाटक के पास ले लिया था और वहीं पे आप रह रही थी। जिन रियासतों में आपकी महफिलें सजती उनमें पंजाब, रीवा, रामपुर, ग्वालियर, इंदौर, कश्मीर, बड़ौदा, जयपुर, दरभंगा, ओरछा, बलरामपुर, लखनऊ, कलकत्ता, मांडा, सरगुजा, ढाका, नेपाल इत्यादि शामिल रहे। सिद्धेश्वरी देवी के अनुसार शायद ही कोई ऐसी रियासत रही हो जहां कभी न कभी उन्होंने प्रस्तुति ना दी हो। 19 वर्ष की आयु में पंचगछिया में प्रस्तुति देने वाली सबसे कम उम्र की गायिका सिद्धेश्वरी देवी थी। सहरसा जिले का पंचगछिया नामक स्थान संगीत व कला के बड़े गढ़ के रूप में सदियों से चर्चित रहा है। जद्दन बाई के साथ कश्मीर में आपकी जुगलबंदी एक नजीर की तरह याद की जाती है। अपने कार्यक्रमों में सिद्धेश्वरी देवी पहले ख्याल गाती फिर ठुमरी, ये उनका तरीका था। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, बड़े गुलाम अली खां और फयाज खां जैसे बड़े उस्तादों के साथ भी आपने प्रस्तुतियां दी। बम्बई के राष्ट्रीय संगीत सम्मेलन में आपकी प्रस्तुति सुनकर उस्ताद फयाज खान ने आपको मलकाए ठुमरी कहा और खूब प्रशंसा की। रीवा नरेश ने एक महफिल में सिद्धेश्वरी देवी को पहले दीवाने खास में नहीं अपितु दीवाने आम में प्रस्तुति की इजाजत दी, लेकिन उनकी कोकिल कंठी तान सुनकर उन्होंने अपनी गलती सुधारी व उन्हें दीवाने खास में प्रस्तुति के लिए कहा। बाद में उन्होंने ढेरों इनाम देकर उन्हें वहां से विदा किया। यदि सुनने वाले श्रोता ध्यान और सलीके से न सुनते तो सिद्धेश्वरी देवी उन्हें मीठी घुड़की देने से भी न चूकती। लोग कहते सिद्धेश्वरी की आवाज जैसे कोई रसधार। सीखने की ललक सिद्धेश्वरी देवी में हमेशा बनी रही। सिया जी की मृत्यु के बाद देवास के उस्ताद अली खां तथा लाहौर के इनायत अली से आपने शिक्षा ग्रहण की। बनारस में बड़े रामदास जी से भी आपने संगीत की बारीकियां सीखी। उनकी बढ़ती ख्याति से जलनवश किसी ने पान में कुछ मिलाकर उन्हें खिला दिया था। परिणाम स्वरूप वे कई हफ्तों तक बोल नहीं पाई थी। धीरे धीरे उनका गला ठीक हुआ और वे पहले की तरफ फिर से गाने लगी। सिद्धेश्वरी देवी ने खूब धन और यश कमाया। जीवन के 50 वर्ष तक वे लगातार गाती रही। बाद में रेडियो पर भी खूब प्रस्तुतियां दी, ग्रामोफोन के लिए रिकॉर्डिंग की। रसूलन बाई, बड़ी मोती बाई और सिद्धेश्वरी देवी अपने समय की त्रिमूर्ति कहलाती थी। इनके आगे सब फीके पड़े आते। केसर बाई केरकर और एमएस सुब्बालक्ष्मी की गायकी की सराहना सिद्धेश्वरी देवी हमेशा करती। 30 के दशक में सिद्धेश्वरी देवी ने फिल्मी दुनिया में भी कदम रखा। उषा सिनेटोन फिल्म कंपनी के बैनर तले आपने कुछ फिल्मों में काम किया। सूर्य कुमारी नामक फिल्म के लिए आपने गीत भी गाया। लेकिन
आप फिल्मों की दुनिया में अधिक रुक न सकी और वापस अपनी गायकी की दुनिया में लौट आई। आपकी फिल्मों से संबंधित अधिक जानकारी हमें मिल नहीं पाई। इन फिल्मों के पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित होंगे इसकी संभावना भी बहुत कम है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 30 के दशक में ही बनारस से जद्दन बाई जो है लाहौर और लाहौर से बम्बई आ जा रही हैं और वे वहाँ पे अपनी फिल्म कंपनी खोल ले रही हैं, कई फिल्मों का निर्माण कर रही हैं, खुद ही गीत लिख रही हैं, कंपोज कर रही हैं। और दूसरी तरफ सिद्धेश्वरी देवी जो उनकी समकालीन थी, दोनों ने एक साथ कई सारी जुगलबंदियां की हुई थी। दोनों का फिल्म के संदर्भ में मिलने और परोक्ष अपरोक्ष रूप से एक दूसरे की सहायता जैसी कोई चर्चा कहीं दिखाई नहीं पड़ती, जबकि इसकी संभावना बनती है क्योंकि दोनों एक दूसरे से अच्छी परिचित थी, एक दूसरे के साथ परफॉर्म करती थी, बनारस से थी, लेकिन इस संदर्भ में कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती। सिद्धेश्वरी देवी अपने जिन गीतों के लिए जानी गई उनमें मनमोहन मुरारी, शाम सुधलो हमारी, मुरली नहीं बजाओ शाम, दीवाना किए शाम, क्या जादू डारा, शाम हो मोरी बैया गहो ना, काहे को डारे गुलाल, कौन गली गए शाम, साँझ भई गर आयो नंदलाला, मुरलिया काहे गुमान भरी, रस के भरे तोरे नैन, अरे मोरी बारी रे उमरिया, आई रे बहार, पिया तोरी तिरछी नजर लगे प्यारी, तड़पे बिन बालम मोरा जिया, गोरी तोरे नैन काजल बिन कारो, सुहागन बरसत काहे नहीं रे, शरण मोहे राख लो रघुराई, जाओ बालम नहीं बोलो, उड़त अबीर गुलाल, सूरत मोरी काहे बिसराए राम, मैं बंजारन राम की, चमकन लागी बिंदिया, सांवरिया प्यारे नजर दौलत, चैत की निदिया अलसाने हो रामा, जाओ वहीं तुम शाम चतुर, पिया आओ जिन जाओ, ई गुइया मोसे, तक निहाय यार दी टप्पा है, इत्यादि प्रमुख हैं। अलाप, पुकार, बोल बनाव, मुर्की इत्यादि विशेषताओं के कारण सिद्धेश्वरी देवी की मर्दाना आवाज रस में डूबी नजर आती, जो सुनने वालों पर जादू की तरह असर करती। बनारस रहते हुए कहते हैं कि वे रोज गंगा स्नान को जाती और वापसी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करती और उनके दरबार में किसी कोने खड़े होकर कोई स्तुति गाती। यह उनकी नियमित दिनचर्या थी। एक बार जब वो गोवा में थी तो मंगेश्वर महादेव के दर्शन करने गई। वहां आंखें बंद कर वो ईश्वर वंदना गाने में डूब गई। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने पाया कि उनके आसपास बहुत से लोग चुपचाप उनके गायन का आनंद ले रहे थे। सभी के अनुरोध पर उन्होंने पुनः गीत प्रस्तुत किया और ऐसी ही एक घटना तब हुई जब वे पूर्व राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद के घर गईं तो पति पत्नी पूजा में व्यस्त थे। उनको पूजा करते देख इन्होंने भी आंखें बंद करके कोई भजन गाना शुरू किया और जब आंखें खुली तो इन्होंने देखा कि पति पत्नी इनके सामने बैठे हुए हैं और भाव विह्वल होकर दोनों की आंखों से आंसू की धार बह रही है। लाहौर के एक व्यापारी पंडित इकबाल नारायण से आपका विवाह मौसी राजेश्वरी ने ही करा दिया था। पंडित इकबाल नारायण द्वितीय विश्व युद्ध के समय सेना में भर्ती हो गए थे और 3 सालों तक लापता रहे, बाद में वापस आए। आप दोनों की 2 पुत्रियां हैं, शांता और सविता। पंडित इकबाल नारायण जी की मृत्यु सन 1964 में हुई। सिद्धेश्वरी देवी ने भारतीय कला केंद्र दिल्ली के संस्थापक श्रीमान सुमित्रा चरतराम के अनुरोध पर संगीत गुरु के रूप में संस्थान में कार्य करना शुरू किया और अंतिम दिनों तक संस्थान से जुड़ी रही। आपने देश विदेश के कार्यक्रमों में प्रस्तुतियां देना जारी रखा। काबुल, नेपाल, ढाका, लंदन समेत यूरोप के कई देशों की आपने यात्राएं की। ग्रामोफोन की जो रिकॉर्ड सिद्धेश्वरी बाई के उपलब्ध हैं उनमें श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी के नाम से बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। उनकी पूरी एक सूची है। EALP 1436, ECSD 251, हिज मास्टर वाइज, CVCC 02, ऑल इंडिया रेडियो और इस तरह के बहुत सारे रिकॉर्डों की पूरी सूची। द रिकॉर्ड न्यूज ऑफ द जर्नल ऑफ द सोसाइटी ऑफ इंडियन रिकॉर्ड कलेक्टर्स वॉल्यूम 17 जनवरी 1995 में विस्तार से दी गई है। ये पूरी सूची जो है उपलब्ध है इंटरनेट पे और हमने इसके कुछ अंश प्रमाण के तौर पे इस पत्र के साथ भी संलग्न किए हैं जहां पे ये पूरी की पूरी सूची मिल जाती है। संगीत के क्षेत्र में आपके योगदान को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सन 1966 में राष्ट्रपति पुरस्कार,
67 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं सन 72 में पद्मश्री सम्मान से आपको अलंकृत किया। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा आपको डिलीट की मानद उपाधि प्रदान की गई। सन 74 में आपको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसी क्रम में सन 1975 में साहित्य कला परिषद सम्मान और 77 में शारंग देव फेलोशिप मुंबई द्वारा आप सम्मानित हुई। देश विदेश की न जानी कितनी ही संस्थाओं ने आपको समय समय पर सम्मानित किया। इतने सारे पुरस्कारों और यश के बावजूद आपकी सादगी और व्यवहार की विनम्रता बनी रही। संगीत के क्षेत्र में सिद्धि के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने अपने नाम सिद्धेश्वरी को एक सार्थकता प्रदान की। सन 1989 में मणिकौल ने सिद्धेश्वरी नाम से आप पर एक सराहनीय फिल्म भी बनाई। यह फिल्म काफी चर्चा में रही। कार्यक्रमों के बारे में वे सक्रिय रूप से हमेशा पत्र व्यवहार करती रहती थी, जानती समझती रहती थी और उम्र का कोई परिणाम उनके ऊपर दिखाई नहीं पड़ता था। ऐसा ही एक पत्र जो उनके हाथों से लिखा हुआ है वह रिकॉर्ड न्यूज ऑफ जर्नल ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन रिकॉर्ड कलेक्टर वॉल्यूम 17 जनवरी 1995 में हमें मिला। जो पत्र उस पोस्ट कार्ड को हम लोगों ने इस पेपर के साथ संलग्न किया है। जो पत्र वो किसी मेहता जी को लिखती हैं और कार्यक्रमों के बारे में सूचना मांगती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि 1958-59 तक उनकी सक्रियता लगातार किस तरह बनी हुई थी। सिद्धेश्वरी देवी ने 18 मार्च 1977 को अपनी आखिरी सांस ली। आपकी बेटी सविता देवी भी प्रख्यात गायिका थी। माँ सिद्धेश्वरी नामक आपकी पुस्तक काफी चर्चा में रही। माँ की स्मृति में उन्होंने सिद्धेश्वरी देवी एकेडमी ऑफ म्यूजिक की स्थापना भी की। 20 दिसंबर सन 2019 को 80 साल की उम्र में सिद्धेश्वरी देवी की छोटी बेटी सविता देवी का भी दिल्ली में देहांत हो गया। विदुषी सविता देवी की शिष्याओं में सुचरिता गुप्ता प्रमुख हैं। सविता देवी कानपुर विश्वविद्यालय में भी प्राध्यापिका रही और विश्वविख्यात तबला वादक पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज से आपने शादी की और उसके बाद आपने वहां कानपुर की नौकरी छोड़ दी थी। तब तक सिद्धेश्वरी देवी दिल्ली में रहने लगी थी। पंडित किशन महाराज और सविता देवी के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र की एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और आपके छोटे बेटे अजय महाराज। पंडित जी के साथ सविता देवी के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, अतः बाद में वे बनारस से अपनी माँ के पास दिल्ली आ गई और प्राध्यापिका के रूप में कार्य करते हुए यहीं से रिटायर भी हुई। आप दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में संगीत विभाग की प्रमुख थी। सिद्धेश्वरी देवी ने अपने जीवन में यश प्राप्त किया वह उनसे पहले या उनके समकालीन किसी अन्य गायिका को उतनी सफलता कभी नहीं प्राप्त हुई जो सफलता सिद्धेश्वरी देवी को मिली। जीवन के तमाम उतार चढ़ाव को देखते हुए वे इस मंजिल तक पहुंची थी। यह संगीत के प्रति उनका समर्पण और विश्वास ही था जिसने उनके कदमों में सारी सफलताएं रखी। वे अपने जीवन की शिल्पी स्वयं थी। थका हुआ इरादा लेकर आधे मन से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। निरंतर प्रयास की उनकी निरंतरता असाधारण थी। उनका जीवन उनके इन्हीं प्रयासों का प्रतिफल कहा जा सकता है। उनका जीवन उस रोशनी की तरह है जिसे देखकर संघर्षरत व्यक्ति की आंखें चमक जाएंगी। सिद्धेश्वरी देवी का जीवन ही एक प्रेरणा है। जो वे तमाम लोग जो जीवन के संघर्षों से बिना डरे हुए अपनी हिम्मत नहीं हारते और लगातार अपने प्रयासों को बल देते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए सिद्धेश्वरी देवी निश्चित तौर पे एक प्रेरणा है। और हमने इस प्रस्तुति के माध्यम से यही कोशिश की कि सिद्धेश्वरी देवी के बारे में कुछ बुनियादी बातें हम आप लोगों को इस श्रृंखला में बता सकें। और अब तक हमने जितनी प्रस्तुतियां की उससे इतना तो स्पष्ट है कि सिद्धेश्वरी देवी तक आते आते स्थितियां बहुत बदल गई हैं। अब वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ले रही हैं, विश्वविद्यालयों से डिलीट की उपाधि ले रही हैं, प्राध्यापिका के रूप में उनकी नियुक्ति हो रही है और साथ ही साथ वो जो है देश विदेश की यात्राएं करके नाम और यश कमा रही है। तो ये स्थिति जो है वो अनायास ही नहीं था, जीवन भर के उनकी समर्पण और उनकी जो साधना था उसका प्रतिफल था, जो हमें ये सिखाता है कि अगर हम लोग एकनिष्ठ होकर अपने काम में लगे रहेंगे तो एक न एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा जब हमें उसका यथोचित लाभ जो है मिलेगा।
इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम। आपने हमारी इस प्रस्तुति को सुना। अगली प्रस्तुति में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग बड़ी मोतीबाई या हुस्नाबाई के बारे में अपनी प्रस्तुति आप लोगों के सामने रखें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।